हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बीपीएससी पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम लोग 63 पेपर पर चर्चा करते हैं। इसके पहले अन्य पेपरों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा, कला संस्कृति को भी आप बहुत सिंसियरिटी से लेंगे। सामान्यतः बच्चे इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। नहीं, हर पक्ष को बहुत सिंसियरिटी से आप पढ़ें, क्वेश्चन को हल करें। अब विकल्प पर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन का। ए महाबोधि विहार, बी नालंदा में बौद्ध मठ, सी विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, डी शेरशाह सूरी का मकबरा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूनेस्को आप जानते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के सभी जो धरोहर हेरिटेज उनके संरक्षण को महत्व देती है, इंपॉर्टेंस देती है, बल्कि उसके लिए फंडिंग भी होती है कि किसी भी ढंग से इसको सस्टेन सुरक्षित रखा जाए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें ए और बी दोनों को अगर आप देखें तो दोनों हैं, और चूंकि अब दो हैं तो जाहिर सी बात है कि ए विकल्प होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी की अपनी खास बात, अपने बिहार में ये खास बात है। अन्य जगह तो एबीसीडी में है, लेकिन यहां ई भी है। अब इसको अगर आप देखो तो ये कहा जाता है कि इससे तो लगभग 2002 में ही यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था, और इसको 2016 यानी 2016 में। अभी तक मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भारत के लगभग 36 प्लेसेज को, अब ये भी एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आ कि कितने क्षेत्र भारत के हैं। कम वैसे आप चूंकि कंपटीशन दे रहे हो तो आपको तो सभी पूरा स्थल ज्ञात होने चाहिए। हिस्ट्री के साथ साथ जो अन्य चीजें हैं उनको भी आप दिमाग में रखो। कमोबेश लगभग 36 हैं। इनमें भी अगर आप लेटेस्ट देखो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये इसलिए भी पूछा जा सकता है बच्चों, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 2021 में अपना एक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है धौला बीरा। धौला बीरा जो है, आप जानते हैं धौला बीरा के बारे में मैं काफी डिटेल में आपको बता चुका हूं। जब 66 पेपर सॉल्व कर रहा था उसमें बहुत अच्छे से डिटेल किया था इसमें, और इस बार आईएएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस पे आया है धौला बीरा को लेकर के। तो धौला बीरा लेटेस्ट 2021 में, यानी अब चूंकि कल से ही 2022 लग जाएगा तो नए क्वेश्चन में ये भी एक शामिल हो जाए कि इस पूरा स्थल को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो धौला बीरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन गया। इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि ए और बी दोनों है, इसलिए ई विकल्प इसमें सही। अन्य जो बहुत सारे पुरास्थल हैं जिसमें स्तूप्स हैं, मंदिर हैं और तमाम चीजें हैं, उनकी भी एक लिस्ट आप बनाओ माइंड में और उनको दिमाग में रखो। लेटेस्ट का रखो, फर्स्ट का रखो, और कम से कम अपने बिहार में से बीपीएससी या यूपीएससी सबके क्वेश्चन कमोबेश थोड़े बहुत स्टैंडर्ड से एक ही है। यूएस में ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बीपीएससी या जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है वो आईएएस के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए हमें सारा अपडेट करके रखना है कि यूनेस्को में भारत के जो भी पूरा स्थल हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कितने हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड या अन्य से रिलेटेड जो भी है, तो उनको दिमाग में हमें रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, मैं बार बार एनालिसिस में, हर पेपर के एनालिसिस में आपसे कहता हूं कि बेटा आपको क्रोनोलॉजी दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इतिहास के लिए तो एक आंख है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से क्या होगा कि कभी कभी
अगर कंफ्यूजन होगा तो क्रोनोलॉजी के अनुसार आप घटना में काजेशन थ्योरी को इस्तेमाल करके एक एनालिसिस कर लेंगे कि अच्छा इस घटना का आउटपुट ये होगा तो इस इरा में ये चेंज होने की संभावना है, इसमें ये पर्सनैलिटी काम कर रही थी। तो एक सिस्टम के रूप में माइंड में सेट करो, एक सॉफ्टवेयर के रूप में। क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी चीज है हिस्ट्री में, ऐसे जैसे पॉलिटी में अनुच्छेद। अब इसमें 1929, इसमें ए विकल्प सही है। अब आप जानते हैं कि इस संगठन का जो गठन किया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। सहजानंद सरस्वती एक बहुत बड़े किसान नेता थे बच्चों, और इन्होंने किसानों के मुद्दे को विशेष तौर पर उठाया। अगर आप देखें तो इन्होंने न सिर्फ बिहार में किसान सभा का गठन किया, आगे चलकर इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया। यानी पूरे भारत के जो भी किसान हैं उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से, प्रभावी तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखना चाहिए। इनकी ये समस्याएं हैं और इनका एक सलूशन निकलना चाहिए। जब लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता भी की। इवन इस अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने भी एड्रेस किया। कांग्रेस का भी सेशन सौभाग्य से लखनऊ में ही हुआ था उस समय। तो किसानों के मुद्दे को एक अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से अखिल भारतीय मुद्दा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इनके अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं किसानों को लेकर के, उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस ही कर चुका हूं कि कैसे ये किसानों के हित की बात करते हुए वर्गीय संघर्ष की बात करते, और इस वर्ग संघर्ष को गांधी खारिज करते हैं। गांधी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो वर्ग सहयोग वाली है, और उनका ये भी कहना है बच्चों कि अभी हम राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता चाहते हैं। अभी आंतरिक जो सामाजिक वर्ग है हमारा, इसमें हम किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चाहते, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार और संकुचित हो जाए, सामाजिक स्तर पर हम कमजोर हो जाए। इस बात को लेकर के दोनों में मतभेद उभरे। गांधी का सपोर्ट नहीं मिलने से कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं मिला, और इस संगठन को जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, दुर्भाग्य से। अब यह है कि हर नेता की अपनी एक आइडियोलॉजी थी। गांधी का यहां मानना था कि अभी हमें राजनीतिक रूप से आजाद होने दो ब्रिटिश सत्ता से, बाद में हम आर्थिक और सामाजिक आजादी की बात करेंगे। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये बच्चों 1935 में बिहार एक अलग राज्य बन गया। आप जानते हैं कि ये सारे क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बंगाल प्रांत जो था बच्चों, ये बहुत बड़ा प्रांत था। आज की तारीख में तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन पूर्व में अगर हम जाएं, इसमें आज का जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम का भी कुछ क्षेत्र शामिल था। आप सोचो कि कितना बड़ा क्षेत्र था ये बच्चों। यही कारण है कि इस क्षेत्र को, यद्यपि अंग्रेजों की नीयति ठीक नहीं थी, इन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था, तो इसलिए कि अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का एक प्रभावी केंद्र था, प्रखर केंद्र था। कारण भी था, अंग्रेजी शिक्षा वहीं, अंग्रेजी रूल रेगुलेशन वहीं आया। तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ है। अब न्यूटन्स लॉ फिजिक्स में आप लागू करते हैं, लेकिन जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो तो बिल्कुल सहज है, यूनिवर्सल टाइप का है, इसलिए वहां से राष्ट्रीय चेतना उभरी। कारण सबसे ज्यादा शोषण वहीं हुआ, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में, अनुषंगी उत्पाद के रूप में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, और यही राष्ट्रवाद धीरे 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 विस्तृत होता। तो इस एक्ट के तहत बिहार एक अलग राज्य बन गया, और इसी के तहत आप देखिए कि बर्मा को भी अलग कर दिया गया, जिसकी मांग बहुत पहले से चल रही थी। अगर आप देखो, याद करो बेटा,
तो हमने आपको बताया था कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसकी जो विभिन्न मांगे थी, उन मांगों में एक मांग ये भी था कि आप बर्मा को क्यों जोड़ो, जब वो अलग है। अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक कॉलोनी है, संसाधनों का दोहन है, उनको किसी की अस्मिता, किसी की सांस्कृतिक पहचान या हित से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपना हित दिखता था और इस हित के लिए चाहे जितना नुकसान हो जाए दूसरे का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें 1935 का एक्ट है जिसके तहत एक अलग प्रांत बना दिया बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, एक एक विकल्प देखें हम, एक जनक्रांत, बी हुंकार, सी कृषक समाचार, डी विद्रोही, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हुंकार। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होंगे, ध्यान रखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होंगे जब अपने बिहार की परीक्षा होगी। अब ये सब बड़ी पर्सनैलिटियां, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कभी इनके संगठन को लेकर, पत्र पत्रिकाओं को लेकर के, इनके अध्यक्ष बनने को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी को लेकर के, इनके बर्थ प्लेस को लेकर के, इन सब को लेकर के प्रश्न बने। इसलिए मैंने एक दिन आपसे कहा भी था कि किसी भी पर्सनालिटी को पढ़ो आप जो स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन के पहले का भी जो 1850 के बाद की जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं, 19वीं शताब्दी की कमोबेश जो भी बड़ी पर्सनालिटियां हैं, उनका पूरा डिटेल आपके माइंड में होना चाहिए, कौन क्या कैसे किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस पत्र के माध्यम से हुंकार, किसानों को लामबंद करने की कोशिश हुई, उनके मुद्दे को उठाया गया, उनके मुद्दे को प्रसारित किया गया। याद करो आपको जो मैं नील आंदोलन के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने शेयर किया कि किस तरह से हिंदू पैट्रियाट पत्र, हरीशचंद्र मुखर्जी जिसको निकाल रहे थे उस समय, आते पहले कृष्णदास पाल का, तो कैसे पत्र पत्रिकाओं की भूमिका किसी मुद्दे को लेकर प्रसार करने में दिखाई देती। इस तरह से इनको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए रेवतीनाग, बी जदनाथ सरकार, सी सचिंद्रनाथ सान्याल, डी मजरूल हक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है विकल्प? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल एक क्रांतिकारी नेता थे बच्चों, क्रांतिकारी नेता थे। आगे आप देखेंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाया जिसकी स्थापना कानपुर में हुई थी 1925। ये सब क्रांतिकारी नेता थे और इन लोगों ने किसी भी ढंग से अंग्रेजी सत्ता को जमींदोज या समाप्त करना चाहते थे, इसलिए ये कार्य करते थे। अनुशीलन समिति की अगर आप बात करो तो अनुशीलन समिति नाम जो है, अगर आप देखो, इसको दिया था एमएन राय ने। ये स्थापित हुई सबसे पहले बंगाल में, जब बारिंद्र घोष और उनके एक सहयोगी मिलकर के इसकी स्थापना की। बंगाल विभाजन के बाद जो बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति जो बारिंद्र घोष के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसने तमाम पत्र पत्रिकाओं को भी निकाला था। अगर आप देखें तो युगांतर पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस संगठन और पत्र के माध्यम से स्वदेशी मूवमेंट को बहुत प्रसारित किया और कहा जाता है कि पहली बार महिलाएं भी आंदोलन से जुड़ी, एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो इन क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा के तहत काम किया। भवानी मंदिर जैसे पुस्तकें प्रकाशित हुई, बाद में मणिक तल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की गई। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर के अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए योजनाएं बनाई। इसमें एक नाम सचिंद्र सान्याल का भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सिंह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अच्छा ध्यान रखे बेटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो विकल्प है, इसको बहुत सोच समझकर आपको लगाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है जिसमें एक से ज्यादा विकल्प सही। अब जब दो लोग किसी संगठन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे अब बी सी दोनों हैं, अब जब दोनों लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि ई विकल्प सही होगा। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के, मुंगेर वैसे भी अपने आप में शुरू से ही, आप याद करो कि मीर कासिम के समय से ही बड़ा चर्चित पूरा स्थल, राजधानी स्थल था। तो हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने किसान सभाओं का गठन करके किसानों के हित की बात कर रहे थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखना चाहें तो चूंकि चंपारण हो चुका था, गांधी के नेतृत्व में चंपारण हो चुका था, चंपारण से आप देखो तो बिहार में किसानों के अंदर एक प्रकार का रिनेसा आ गया था, एक पुनर्जागरण आ गया था। और उस समय जो पढ़े लिखे किसान नेता थे, वैसे भी आप किसान ही तो थे हम लोग, हमारे पूर्वज 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के आप मान के चलो, हम 1950 को अगर कैलकुलेट कर ले, बाद में भी आपको तो लगता है कि अगर आप 20वीं शताब्दी पूरा ले लो तो किसान या प्राइमरी सेक्टर ही इकोनॉमी का मेन सेक्टर था। आज भले हमारे जीडीपी में योगदान कम हो गया, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में तो किसान यानी कृषि ही प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी, कृषि कार्य। तो इसके हित को सर्वोपरि वैसे भी देना चाहिए था, और उस समय के नेताओं ने इन मुद्दों को उठाया भी, क्योंकि अंग्रेजों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारी औद्योगिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब लोग कहां जाएंगे? तो किसान बनेंगे, खेती पर लोड बढ़ेगा। जब खेती पर लोड बढ़ेगा और इनकी राजस्व नीतियां जो थी, स्पेशली अगर आप देखो इस्तमरारी बंदोबस्त या रेयतवाड़ी या माहलवाड़ी जो भी थी, सब में किसानों का शोषण ही तो था, और सब किसान ही थे, तो स्वाभाविक तरीके से अपना हित बोध जागृत होता, और इसका परिणाम है कि ये आंदोलन शुरू हो रहे हैं, संगठन बन रहे हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी कर्पूरी ठाकुर, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप इनको देखो तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले ही कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी का एक गठन हो गया था। इसके और पहले ही अगर आप देखो तो एमएन राय ने साम्यवादी पार्टी बना दी थी। तो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार तो 1917 में रसिया में बोल्शेविक क्रांति के बाद ही दुनिया में फैलने लगी थी। भारत भी इससे प्रभावित हुआ, और भारत में भी संगठनों का गठन शुरू हुआ। इसमें सारे महत्वपूर्ण 3 नाम तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इनको आप देखो कि ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। लेकिन इसमें अगर विकल्प के अनुसार आप देखोगे तो इसमें बी विकल्प होगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ही सचिव थे, और जानते हैं जयप्रकाश नारायण एक बड़े समाजवादी नेता थे। इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था स्वतंत्रता के बाद, और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी कांग्रेस के अंदर, उस पार्टी को बनाने में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय। आप देखो कैसे इन्होंने संगठन बना करके और आंदोलन को कंटिन्यू रखा। अगला क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए एन सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ए, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम, डी श्याम नंदन मिश्रा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष ही बने थे। शुरू में सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी थे, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अलावा अगर आप देखो तो अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जगजीवन राम भी थे, श्याम नंदन मिश्रा थे, यानी ये चारों संविधान सभा के सदस्य थे। इसका मतलब है कि ये चारों हैं तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो गए, तो इसमें ई विकल्प सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखो। वैसे भी जब अपने बिहार की बात हो रही है तो भाई जो भी बिहार का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी प्रकार से योगदान दिया, उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं इन सभी का नाम इसमें शामिल है, इसलिए ई विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी जीएस लाल, डी बहाब अली, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ विकल्प तो ऐसे होते हैं कि इनको आप वैसे ही खारिज कर दो। अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये व्यक्तित्व इसमें शामिल है, तो उनको नेगेशन के आधार पर आप खारिज कर दो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसके बाद जो भी, अब इसमें देखो अगर, तो दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। बाद में अगर आप देखो बेटा तो एक वर्ष के बाद ही 1938 में इस्तीफा दे दिया था और प्रॉब्लम पॉलिटिकल मुद्दा एक समस्या बन गया। बाद में तो वैसे आप अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो वैसे ही सारे मंत्रिमंडल, कांग्रेस की जो भी सरकारें थी लगभग 8 राज्यों में थी, उन सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बिना कॉन्फिडेंस में लिए भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। तो किस आधार पर झोंक दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें बी विकल्प सही है, मोहम्मद यूनुस। अच्छा, ये सब प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न भी, क्योंकि बीपीएससी का स्पेशल क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो गिनी चुनी पर्सनैलिटियां हैं, एंशिएंट में हो, मेडुअल में हो, मॉडर्न में हो। ये दिमाग में आप एक लिस्ट बना लो कि बीपीएससी में अगर हम, बीपीएससी स्पेशल हमसे पूछता, अपने बिहार का ही अगर विवरण आपसे पूछता है, इसमें प्राचीन काल में कौन कौन सी पर्सनालिटियां थी, मध्यकाल में कौन सी थी और आधुनिक काल में कौन सी थी। यही एक सिस्टमेटिक स्टडी करने का प्रोसेस है। एक ही बार में आपका सारा तैयार हो जाएगा और क्लिक कर देंगे टारगेट को। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? सब अपने बीपीएससी का ही है क्वेश्चन। आप देखिए कि एक पेपर में इतना स्टेट स्पेशल आ रहा, आपने बिहार का ही पूछ रहा, तो मतलब बिहार की स्पेशल स्टडी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी होगी। और इसमें बीपीएससी स्पेशल पढ़ते समय आप देखिए कि किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न इंडिया से ज्यादा पूछ रहे हैं, एंशिएंट से, थोड़ा सा मेडुअल से। ये भी एक प्रायोरिटी बना लो अपने माइंड में कि हाँ, मॉडर्न इंडिया से ज्यादा अपने बीपीएससी स्पेशल में पूछे जा रहे हैं, फिर एंशिएंट से पूछे जा रहे हैं, मेडुअल। या एंशिएंट मेडुअल तो कमोबेश बराबर ही रहते हैं, कभी एक आध प्रश्न ज्यादा हो जाएगा, कभी एक आध प्रश्न कम हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो तो भारत विकल्पों पे हम आते हैं। ए विकल्प भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्न हमेशा आए, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि ये स्टेट की आइडेंटिटी को व्यक्त कर रहे हैं। अब इस विकल्प में अगर आप देखेंगे तो इसमें डी विकल्प आएगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जो है, स्वतंत्र हो गया था भारत, आजाद हो गए थे हम, उसके बाद इसका नामकरण 1948 में किया गया था कि ये अब गांधी मैदान, और बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान को चूंकि मैं तो देखा हूं, तो मैदान बहुत बड़ा, अभी बड़ी बड़ी रैलियां जब बिहार में होती हैं तो उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो एक ऐतिहासिक मैदान बन गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है
इजिली कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो विकल्पों पर आते हैं। पहला, ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब कुछ चीजें बहुत मैथमेटिकली आपको जानना होगा बच्चों। किसी काल विशेष की, किसी डायनेस्टी की एक आइडेंटिटी होती है जिसमें कमोबेश उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट होता है, उसके लक्षण उसमें अंतर्निहित होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता है कि जो पक्की ईंटों का प्रयोग पहली बार इमारतों में हुआ, और यही कारण है कि हम इसे नगर की भी संज्ञा देते हैं। यद्यपि इसमें अगर नगर नियोजन दे देता तो ज्यादा इजी हो जाता, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ते हैं। इसमें इसने क्या किया कि पक्की ईंट से बनी इमारत वाला विकल्प दे दिया, जो नगर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के भवनों को आप देखें, पूरे हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखें तो पक्की ईंटों का बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया, और इसे हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उस नगर नियोजन की विशेषता में अगर आप जाएंगे तो पक्की ईंटों से बनी इमारत विशेष रूप से उल्लेखनीय, इसलिए इसमें ए विकल्प माना जाएगा। प्रथम असली मेहराब। अब देखो, मेहराब का प्रमाण हमें, गोल मेहराब का प्रमाण हमें लोथल से मिलता है, लेकिन बस सामान्य रूप में अन्य कहीं बस्तियों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, बसाव में हमें मेहराब नहीं दिखाई देता है। पूजा स्थल तो कोई है ही नहीं, मंदिर के प्रमाण ही नहीं मिले। यद्यपि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ चीजों को देख करके जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में मंदिर था, एक अनुमान है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। तो इसलिए इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक। अब ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। विकल्पों में देखो, ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध, और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप एबीसीडी वाले क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। कितने हैं? पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में है। दूसरा है विनय पिटक, जिसमें संघ एवं आचार विचार से संबंधित बातें हैं, विनय नाम ही है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक बातें हैं। धर्म के सिद्धांत। अब देखिए, ये तो बिल्कुल इजी पूछा। आने वाले समय में क्या प्रश्न पूछेगा? आने वाले समय में ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि कौन किससे संबंधित है। तो ये दिमाग में आपके होने चाहिए कि सुत्त पिटक क्या है? धर्म के सिद्धांत इसमें। विनय पिटक क्या है? इसमें संघ से संबंधित है। और इन दोनों पिटकों का संकलन कब किया गया, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये प्रथम बौद्ध संगीत जो अजातशत्रु के काल में हुई थी, वहां जो है ये इनको संकलित किया गया। और किस भाषा में संकलित किया गया? पाली भाषा, क्योंकि पाली भाषा को ही बुद्ध ने प्रयोग में लाया। हर जगह अपना जो भी धर्म उपदेश दिए पाली भाषा में, और पाली जन सामान्य की भी भाषा थी। बुद्ध देखिए, नाम ही बुद्ध है, इतने बुद्धिमान है कि उनको लगता था कि जन सामान्य की भाषा में ही हम क्या करें, बात करें, तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। और ये इसी बात को गांधी भी बाद में देखिए अपने आंदोलन में इस्तेमाल करते हैं कि साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां के जो जन सामान्य लोगों की बोली जाने वाली जो भाषा थी, साधारण सा बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति जिस भाषा को बोलता था, उसी भाषा में गांधी भी बात करते थे, उससे उसको जोड़ लेते थे।
उसको भी लगने लगता था कि नहीं नहीं, ये मेरा रियल प्रतिनिधित्व करने वाले। यही तो एक पॉलिटिशियन की खास बात, एक लीडर की खास बात होती है। तीसरा पिटक जो है दार्शनिक विनय, दूसरे पिटक से संबंधित। अगर आप देखो तो इसमें संघ के नियम है। आप जानते हैं बुद्ध ने संघ का गठन किया था, जिसमें बहुत सारे गणतांत्रिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ये दोनों पिटक, पहला और दूसरा, पहली बौद्ध संगीत में होती। तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, ये तीसरी बौद्ध संगीत जो अशोक के काल में हुई थी, मोगलपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें इस पिटक को संकलित किया गया। और यह पिटक जो था बौद्ध दर्शन से संबंधित था। इसमें दार्शनिक बातों का विवरण मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये तीन अति महत्वपूर्ण जो है पिटक हैं, जिनसे हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ए मनेर, बी राजगिरी, सी पावापुरी, डी जालान फोर्ट, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि पावापुरी में इनका जो है देहावसान हुआ। बिहार में ही है पावापुरी। पावापुरी में भी गणतंत्र था एक तरह से। मल्ल जो गणतंत्र थे उसके दो सेंटर थे, दो केंद्र थे, एक पावापुरी और दूसरा कुशीनारा। तो पावापुरी में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, और साथ ही कैवल्य क्या, कैवल्य तो बहुत पहले से उनको मिल चुका था। एक तरह से विदेह मुक्ति हुई। इसको ज्यादा अच्छा होगा विदेह मुक्ति से जोड़कर आप देखें, क्योंकि शरीर का अंत हो गया यहाँ। और कुशीनारा में बुद्ध का देहावसान हुआ, देहांत हुआ। ये दोनों स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय। कुंडग्राम में पैदा हुए, पावापुरी में खत्म। तो पावापुरी वैसे भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी के बारे में आप जानते हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यात्रिक कुल में पैदा हुआ था, यानी ये भी एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता था। ये भी बुद्ध की तरह घर छोड़ दिए, गृह त्याग किए ज्ञान प्राप्ति के लिए। कठोर साधना, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको मुक्ति मिली। राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये भी 11 गणधर नियुक्त किए ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इन्होंने प्राकृत भाषा पर बल दिया। जैसे बौद्ध धर्म में पाली भाषा पर बल दिया गया, लेकिन इन्होंने किस पर बल दिया? प्राकृत भाषा। तो बुद्ध पाली से जुड़े, महावीर प्राकृत से। और पाली और प्राकृत दोनों संस्कृत की तुलना में सहज सरल, इसलिए भी इस्तेमाल किया गया, इनका इस्तेमाल किया हुआ। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज दूत था? ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का, डी यूनानियों का, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और यह है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, जिसने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। क्योंकि सेल्यूकस से और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह इससे किया था, और कहा जाता है कि इसी से जस्टिन पैदा हुआ था। हेलेना से 4 क्षेत्र, एरिया, राकोसिया, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसडाई, ये 4 क्षेत्र दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को, फादर इन लॉ को 500 हाथी दिया था। इसके बाद मेगस्थनीज राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और एक लंबे समय तक भारत में निवास किया एक तरह से। और इस दौरान इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के विवरणों में है, चाहे वो डायोडोरस हो, प्लिनी हो, एरियन हो, स्ट्रैबो हो। इन सब के विवरणों में इंडिका का विवरण मिलता है। और इंडिका में बहुत सारी बातें उस समय का जो भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप था, उसका विवरण दिया गया। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित
ए आर्थिक संबंध, बी शासन कला एवं इस शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, डी धन संचय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें बी विकल्प, क्योंकि अर्थशास्त्र नाम भले है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन इसका प्रमुख जो विषय है वो लोक प्रशासन से संबंधित, लोक प्रशासन से संबंधित। इसमें कौटिल्य ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। शासन प्रशासन का जो नेचर होना चाहिए, जो आदर्श होना चाहिए, जो मूल्य होना चाहिए, जो पद्धति होनी चाहिए, जो राजनय होना चाहिए, उन सब के बारे में कौटिल्य बताया। एक शासक को, रूलर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यही नहीं, ये उसी समय नहीं कि मौर्य काल में रिलेवेंट थी, प्रासंगिक थी, अर्थशास्त्र की बहुत सारी बातें आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि शासन की प्रकृति के बारे में उसने जो बताया, तो शासन की प्रकृति तो आज भी वही है, बस एक ही अंतर है कि राजतंत्र में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती थी, उसका चुनाव नहीं होता था, यानी जनता की भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन स्वीकृति होती थी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो विद्रोह जो हुए हैं तमाम क्यों होते? तो मूल्यबोध तो वही है, प्रजा हिते हिते राज्य, प्रजा के हित में ही राजा का हित, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। आज लोकतंत्र में भी वही चीज है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिकों के हित के विरुद्ध में थोड़ी कोई काम थोड़ी कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए आदर्श जो राज सत्ता का होना चाहिए आज भी वही है। अंतर सिर्फ यही मोनार्की और डेमोक्रेसी में कि अब जनता की भागीदारी है, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करवाती। तो इस तरह से ये ग्रंथ आज भी प्रासंगिक। अगला क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति व अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप जानते हैं अशोक का धम्म बहुत महत्वपूर्ण था और इसको अपने दूसरे स्तंभ और 7वें स्तंभ लेख में इसको बताया है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? अशोक भी प्राकृत भाषा को जो है प्रमोट किया, उसी को अपने राज शासन कार्य में इस्तेमाल किया, उसी के माध्यम से उसी से अपने अभिलेखों को उत्कीर्णित करवाया। हर जगह लिपि अलग अलग है लेकिन भाषा प्राकृत है, हर जगह प्राकृत भाषा ही है, यानी एक तरह से एक भाषा से जोड़ने का प्रयास किया उसने अपने साम्राज्य को। कियम चु धम्म में यानी धम्म क्या है? तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म को बताता है। वैसे धम्म शब्द जो है ये प्राकृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में जिसे हम धर्म कहते हैं वही प्राकृत में धम्म। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म को बताते हुए कहता है कि अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। लंबा है, आप मेंस में तो आपको याद करना होगा और याद करना जरूरी है क्योंकि इससे आपके अंक बढ़ेंगे। टेक्स्ट हो गया, एक रियल एविडेंस हो गया ये। तो अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा को अगर आप देखें यानी अल्प पाप, अपा सिन्वे बहुकयाने बहुतों का कल्याण, दया दान सुचिता पवित्रता मृदुता साधुता। अब इन लक्षणों को अगर आप देखेंगे तो किसी एक विकल्प में तो है नहीं, इसलिए इसमें क्या सही होगा बेटा? ई सही होगा। धम्म के माध्यम से अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को एकीकृत करने की कोशिश की। एक ऐसी आचार संहिता विकसित किया जाए जिसके माध्यम से पूरे साम्राज्य को नियंत्रित निर्देशित किया जा सके, इसलिए वो कार्य इसके माध्यम से करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी पुराणों में, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेगास्थनीज की इंडिका में 7 जो है वर्गों का उल्लेख मिलता है। अगर आप देखें तो इसमें बताता है कि कैसे दार्शनिक हैं, किसान हैं, योद्धा हैं, वाले हैं, शिल्पकार हैं, ओवरसियर्स हैं, सभासद हैं। जबकि भारतीय समाज 4 वर्ण में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेगास्थनीज को भारतीय समाज की वर्गीय संरचना की समझ नहीं थी। वो जो कार्य करते देखा उसी के हिसाब से उनको वर्गीकृत कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ब्रह्मगुप्त, डी श्रीगुप्त, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में यात्रा किया फाहियान, और उसने उसका जो विवरण है उसको हम ओ यू की नाम से जानते हैं। और इसमें उसने उस समय के भारत के, स्पेशली अगर आप देखो तो मध्य देश का वर्णन करता है, तमाम तरह की बातें बताता है और कहता है कि ये ब्राह्मणों का देश था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी थी। पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो तो बहुत दिव्य रूप में है, मतलब इसको पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है बहुत आभामंडल और जो है प्रभावी रूप में किया है कि पाटलिपुत्र का भवन लगता है दैत्यों ने निर्मित किया था, इतना दिव्य है। जबकि इसके बाद आने वाला जो वैनसांग है, जब वो आया तब तो पाटलिपुत्र को उजड़ा पाया। ये भी स्पष्ट करता है कि उस समय पाटलिपुत्र का गौरव था और गुप्त काल के साथ ही पाटलिपुत्र का गौरव समाप्त सा हो। इस तरह से इसके काल में आया। इसका तो एक बहुत विवरण है, कभी कभी तो मुख्य परीक्षा में फुल प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं ऑप्शनल वगैरह में, फाहियान और वैनसांग के विवरण पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्रोत के रूप में। इवन आईएएस मेंस में तो चीनी स्रोत पर एक क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है जनरल स्टडी में। इन सब के विवरण अति महत्वपूर्ण है। ये पहला विदेशी है जिसने चांडालों का उल्लेख किया, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला क्वेश्चन समाप्त। तो इस वीडियो के माध्यम से 63 का जो पेपर था उसका एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।